नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का मैथ, जिसमें ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा था। और ऑब्जेक्टिव सेशन में हम वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव सेशन पढ़ लिए हैं। इसके बाद बहुपद का पढ़ लिए हैं और यह तीसरा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव सेशन। तो शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव। यदि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुत अच्छा तरह से पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं, तो आप हमारे साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लगाइए। ये सभी प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और उन सभी प्रश्नों की हम तैयारी करने जा रहा हूँ। तो चलिए देर न करते समझते हैं। पहले समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, कैसे उसको समझेंगे कि वह दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, इसका शर्त क्या क्या होगा, इसका मानक रूप या व्यापक रूप क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें दो गो चर हो और दोनों चर एक एक घात का हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर से, वैसा समीकरण जिसमें एक एक घात वाले दो चर हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए इसमें कैसे कहेंगे इसको। वैसा समीकरण वैसा समीकरण जिसमें दो चर एक एक घात वाले दो चर हो, जिसमें एक एक घात वाले या घात या पावर एक एक घात वाले दो चर हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक एक घात वाला दो गो चर होगा। जैसे देखिए एक एक घात वाला लिखेंगे यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। देखिए एक्स यहाँ ये कोई चर है और यहाँ वाई एक चर है, दो गो चर है। इसका घात एक है, ये भी एक है, इसका घात भी एक है। एक एक घात वाले दो गो चर हो। अब आप पूछिएगा कि ए बी सी क्या है, सर लिखेंगे जहाँ जहाँ ए बी सी क्या है, अचर है। अचर कहने का मतलब कांस्टेंट है। अचर का मतलब इसके स्थान पर अंक हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 20, कुछ भी अंक हो सकता है। लेकिन ये चर है जो बदलेगा नहीं, ये हमेशा एक्स के एक्स रहेगा, वाई के वाई ही रहेगा, ये रहेगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आप समझ होंगे, यानी वैसा समीकरण जिसमें एक एक घात वाले दो चर पाए जाते हैं। अब देखिएगा इसको, इसका व्यापक रूप कैसे समझेंगे। ये हो गया इसका व्यापक रूप, ये हो गया इसका व्यापक रूप। इसमें देखिए दो गो चर है और एक एक घात वाला है। इसका घात कुछ नहीं है, एक रहता है। देख सकते हैं यहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, बी बराबर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ए के मान भी 0 नहीं हो सकता है और बी के मान भी 0 नहीं हो सकता है। यदि ए का मान यहाँ 0 कर देंगे तो एक्स के मान को 0 कर देगा, तो खाली एगो चर बचेगा, परिभाषा गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ बी का मान 0 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, बाई कर देगा 0, अब बचेगा खाली एगो ही चर। इसीलिए ए का मान 0 और बी का मान 0 नहीं हो सकता है। ए के स्थान पर 0 नहीं रख सकते हैं और बी के स्थान पर 0 नहीं रख सकते हैं। हाँ देखिए सी के स्थान पर 0 रह भी सकता है, 0 नहीं भी रह सकता है। तो आप समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं किस। अब हम लोग के पढ़ना है 10वां में दो चर वाले दो रैखिक समीकरण। ये तो हो गया एक चर वाले एक रैखिक समीकरण हो गया, एक ही को हुआ, इसको समीकरण एक बोलेंगे ना। तो ये हो गया एक चर वाले एक रैखिक समीकरण, केवल एक रैखिक समीकरण है और एक चर वाला है। अब इसको समझते कैसे, देखिए दो गो चर, तो दो गो चर इसमें हो गया एक से बाई। रैखिक समीकरण, रैखिक कहने का मतलब पावर एक, पावर एक, रैखिक कहने का मतलब पावर एक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आएगा दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले वाले दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण। हम लोग को इसमें दो चर वाले दो रैखिक समीकरण पढ़ना है। जैसे पहला चर हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। इस सब में 1 1 लगा दिए हैं, समझो कि एक रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा लगाएंगे a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर हो गया 0। ये हो गया समीकरण एक,
समीकरण 2। अब ये देखिए हो गया दो चर वाले दो रैखिक समीकरण। इसके पहले जो उदाहरण हम लोग ये देख रहे थे था दो चर वाले एक रैखिक समीकरण, और ये है दो चर वाले दो रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं ये हो गया a1 b1 c1, अचर हो गया a1 b1 c1 हो गया, अचर पद हो गया, अचर पद है। और a2 b2 c2 भी क्या है, अचर पद है, अचर पद है। और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई चर पद है, चर पद है, चर पद है। आगे समझ में, चर मतलब इसका मान बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ a1 का मान 0 नहीं हो सकता है, a1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी कह सकते हैं b1 का मान 0 नहीं हो सकता है, b1 नॉट इक्वल टू 0। c1 का मान 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ a2 का मान 0 नहीं हो सकता है, a2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी b2 नॉट इक्वल टू 0, b2 का मान भी 0 नहीं हो सकता है। c2 का मान 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। ये आगे होगा समझ में, क्यों नहीं 0 हो सकता है ऐसे। a2 का मान क्या होगा, a2 0 कर देंगे, x का मान 0 कर देगा, तो दो को चर नहीं बचेगा, एक चर बचेगा। आगे समझ में, ये था दो चर वाले दो रैखिक समीकरण। इसका ये हो गया व्यापक रूप, ये हो गया व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप पूछेगा तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में हो गया 0। ये हो गया इसका व्यापक रूप। इसको लिख देंगे a1 a2 नॉट इक्वल टू 0, b1 b2 नॉट इक्वल टू 0, 0 इसमें नहीं हो सकता है। अब देखिए कैसा होता है समीकरण, इसलिए देंगे यहाँ पे 5x प्लस 3y बराबर में 15। ये समीकरण है, एक समीकरण है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है। व्यापक रूप में नहीं है, इसको लाएंगे व्यापक रूप में ऐसे 5x प्लस 3y, 15 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा 15 बराबर होगा 0। ये हो गया व्यापक रूप में। अब इसमें ये हो गया 5 का चीज ए, ये पहले का समीकरण था a1, ये 3 हो गया b1, ये b1 कितना हो गया 3 हो गया, ये 15 हो गया माइनस में, ये c1 हो गया माइनस से 15। फिर उसी पास लिख सकते हैं 7x प्लस में 3y बराबर में 21, बराबर में 21। यहाँ कह सकते हैं a1 बराबर 7, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस में 21। 21 प्लस में है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 21। इससे c1 कितना हो गया, माइनस में 21। इसी प्रकार से a1 b1 c1 निकालने को सीखे। इसी प्रकार दूसरा समीकरण रहेगा a2 b2 c2 लिख सकते हैं। जैसे इसको क्लियर करते हैं, लिखा रहेगा यहाँ से 3x प्लस 2y बराबर में 6, लिखेंगे 3x प्लस में 2y, 6 लाएंगे इधर माइनस में 6 बराबर होगा 0। ये हो गया पहला समीकरण। एक और समीकरण दे देंगे, लिखेंगे 5x प्लस में 10y बराबर में 7 है, ये लिखेंगे 5x प्लस में 10y माइनस में 7 बराबर में 0। अब इसको बोलेंगे a1, इसको बोलेंगे b1, इसको बोलेंगे c1। अभी दूसरा काम होगा यहाँ से a2, ये होगा b2, ये होगा c2। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 आप जांच कर निकाल सकते हैं, यहाँ तक सीख लिए। अब समीकरण हल करने के शर्त देखेंगे, ये दोनों समीकरण को हल करेंगे। समीकरण एक ही है, समीकरण 2 ही है, ये दोनों को हल करेंगे तो के गो हल निकलेगा। बिना हल किए कैसे हम पहचान लेते हैं कि एक हल निकलेगा या अनेक हल निकलेगा कि कोई हल नहीं निकलेगा। उस शर्त से आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और वही शर्त हम लोग के ऑब्जेक्टिव में ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए उस शर्त को देख लेते हैं। शर्त है, तीन गो इसका शर्त है, तीनों शर्त आप लोग को याद रखना पड़ेगा। पहला शर्त था a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। तब क्या होगा, ऐसा रहेगा तो कहेंगे केवल एक हल हो सकते हैं, केवल एक हल होगा। अगर इसका देखा जाए ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। मतलब दोनों ग्राफ, अगर इसको ग्राफ खींचेंगे तो दोनों प्रतिच्छेदी करेगा, एक रेखा ही एक रेखा ही दोनों दूसरे काटेगा, यानी एक रेखा ही था एक रेखा ही ऐसे काटेगा, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी। हल इसको केवल एक हल या अद्वितीय कह सकते हैं। केवल एक हल को अद्वितीय मतलब जिसके दूसरा कोई और न हो, तो एक ही वो है, इसके दूसरा और कोई नहीं है, इसलिए उसको अद्वितीय। इसका समीकरण निकाय कैसा कहेंगे, तो कहेंगे संगत, संगत होगा, या तो कहेंगे विरोधी। विरोधी देखिए ये प्रतिच्छेदी है, इसको विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसलिए कहेंगे इसको विरोधी, संगत या विरोधी, ध्यान रखिएगा। दूसरा शर्त है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ये दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। ऐसा समीकरण का रूप आ जाए बोलेंगे कोई हल नहीं है। इसका अगर देखा जाए ग्राफ कैसा खींचाएगा, तो ग्राफ कहेंगे समांतर हुआ।
समांतर का मतलब देखिए दूसरे के सब समांतर खींचा इस तरह से, तो समांतर हुआ, इसका समीकरण निकाय कैसा होगा, बोलेंगे समीकरण निकाय होगा असंगत। कैसा होगा, असंगत या अविरोधी कहेंगे। इसका उल्टा, संगत का उल्टा असंगत, विरोधी का उल्टा अविरोधी। क्यों, क्योंकि कटवे नहीं किया, कटेगा तब ना। इसका हल कहेंगे, कोई हल नहीं। तीसरा शब्द देखिए, तीसरा शब्द क्या कहता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों आपस में बराबर है। इसका अनेक हल होंगे, अनेक हल, बहुत सारा हल हो सकता है। इसका ग्राफ कैसा होगा, बोलेंगे समपाती। समपाती कहने का मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा ओवरलैप किया हुआ है, चढ़ा हुआ है। जैसे एक रेखा ही है पहले से, इसी रेखा के ऊपर एक रेखा और आ गया है, यह दूसरा रेखा, इसी को बोलेंगे समपाती। इसका पूछेंगे कि समीकरण निकाय कैसा कहेंगे, तो आश्रित। आश्रित है मतलब आप पर निर्भर है कितना हल निकाल सकते हैं, जितना चाहिए उतना हल निकलेगा। देखिए ये है समीकरण का, याद रखिएगा अनेक हल, अनेक हल मतलब ढेर सारा हल निकलेगा। और समीकरण का निकाय कैसा हुआ, आश्रित। अब यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब इन्हीं तीनों शर्त याद रखिएगा। पहला शर्त था a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसका हल की चर्चा करेंगे तो केवल एक हल और अद्वितीय कहेंगे। इसका ग्राफ कहेंगे तो प्रतिच्छेदी, और समीकरण निकाय कहेंगे तो संगत या विरोधी। दूसरा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, क्या कहेंगे, कोई हल नहीं इसका होगा। और इसका ग्राफ कहेंगे तो समांतर, और समीकरण निकाय पूछेंगे तो असंगत या अविरोधी। अगला है a1 बटे a2 b1 बटे b2 c बटे c2 सब आपस में बराबर है, तो बोलेंगे अनेक हल। इसका ढेर सारा हल होगा। जैसे इसका ग्राफ देखा जाए, ग्राफ तो हुआ समपाती। समपाती का मतलब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा आ गया है। हल अथी समीकरण निकाय पूछेंगे तो कहेंगे आश्रित, ढेर सारा। आश्रित का मतलब आप पर निर्भर है जितना हल निकाल सकते हैं। इसी शर्त पर अब आप लोग से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, उस शर्त की चर्चा करते हैं। चलिए अब देखिए पहला प्रश्न क्या है। इस शर्त के अनुसार पहला प्रश्न, रैखिक समीकरण का युग्म x प्लस 2 y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12 y बराबर 10 का होगा एक हल, कोई हल नहीं, एक से अधिक हल, अनंत बहुआयामी हल होगा। तो हम लोग जांच करते हैं। समीकरण एक क्या है, देखिए x प्लस 2y बराबर में 5। इसको समीकरण व्यवस्थित रूप में नहीं है, इसको लाएंगे x प्लस 2y लाएंगे इधर, तो माइनस से 5 बराबर में 0। इसमें देखेंगे एक से गुणांक कुछ नहीं तो एक है, तो a1 बराबर 1। देखिए इसको बाय से गुणांक हो गया b1 बराबर 2। c1 कितना हो गया, -5, c1 हो गया -5। अब दूसरा समीकरण लाते हैं। दूसरा समीकरण ये है 3x और उसमें 12y 3x प्लस 12y बराबर में 10। इसको लाएंगे 3x और उसमें 12y लाएंगे इधर, माइनस में 10 तो होगा 0। यहाँ देखेंगे a2, एक से गुणांक को कितना कहेंगे a2, 3। ये 12y था, b2 कितना हो गया 12, c2 कितना हो गया c2 माइनस में 10। अब जांच करेंगे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है कि नहीं। a1 बटा a2 बराबर, देखिए a1 कितना है 1, एक बटा a2 कितना है 3, 1 बटा 3। देखिए b1 बटा b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 12, b2 हो गया 12। देख काटेंगे, कटेगा 2 6 12, 1 बटा 6। a1 बटा a2 कितना है 1 बटा 3, और b1 बटा b2 कितना है 1 बटा 6। दोनों आपस में बराबर है, नहीं है दोनों बराबर, तो कह देंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। तो ऐसा शर्त किस में आया था, ऐसा शर्त देख लीजिए किस में था। पहला शर्त था, इस शर्त के अनुसार हल कहेगा तो केवल एक हल या अद्वितीय। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, यह केवल एक हल मिल गया, ऑप्शन होगा ए। आगे समझ में। इस तरह से दूसरा प्रश्न देखिए, ऐसा ऐसा कई प्रश्न है, आप हमारे साथ बनाइए, इसको बनाइए आप। थोड़ा सा प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिखिएगा। कह रहा है जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, वह समीकरण निकाय कहलाता है। अद्वितीय हल होता है, देखिए अद्वितीय हल, अद्वितीय हल किसमें था, ये था अद्वितीय हल। समीकरण निकाय क्या हुआ, समीकरण निकाय कहेंगे संगत या तो विरोधी, संगत या विरोधी। ऑप्शन देखते हैं क्या है संगत या विरोधी। देखिए संगत तो नहीं है लेकिन विरोधी है, या विरोधी होगा नहीं, इसमें कोई नहीं होगा नहीं, और फिर तो ये होगा नहीं, विरोधी। संगत कहेंगे या फिर विरोधी कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, तीसरा प्रश्न करा है, यदि ऊपर समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाएगा। अनगिनत हल, अनेक हल कहे या अनगिनत हल। अनगिनत हल के बारे में देखिए क्या कहता है, देखिए यहाँ है अनेक हल या अनगिनत हल, क्या कहलाएगा, अस्तित्व कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, आश्रित। तो आप इसका आंसर क्या होगा, आश्रित मार सकते हैं, आश्रित। देखिए युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण क्या कहलाता है, आश्रित। ऑप्शन होगा सी सही। तीसरा आगे समझ में। अगला देखें चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 का अद्वितीय हल होगा यदि। अब इसमें इस समीकरण, ये देखो पहल का समीकरण है, इसका व्यापक रूप दिया गया है, दूसरा का समीकरण है, इसका व्यापक रूप दिया है, अद्वितीय हल कर रहा है, मतलब केवल एक हल। तो केवल एक हल का शर्त क्या था, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का। अब इसमें देखिए यह किस रूप में है, पहला में गलत, दूसरा में हाँ इसी रूप में तो है, सही। ऑप्शन हो गया बी, चौथा के बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 तथा a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल का मतलब अनेक हल, और अनगिनत हल का शर्त क्या है, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर में क्या है, c1 बटे c2। यह है अनगिनत हल का शर्त। अनगिनत हल मतलब अनेक हल। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं था c1 बटे c2 के, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो केवल एक हल, तो हमारा अनगिनत हल कहा था, तो ये था अनगिनत हल। ऑप्शन होगा डी, देखिए है सब बराबर, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c बटा c2, इसलिए इसको अनेक हल, ये अनगिनत हल। ऑप्शन कौन होगा, डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x प्लस 4 y बराबर 5 तथा 6x प्लस के बराबर 10 का अनगिनत हल होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, के का मान ज्ञात करने के लिए, 2 अंक में भी आ सकता है, आपको याद रखिएगा। प्रश्न देखिए, पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y बराबर में 5। ये समीकरण व्यवस्थित रूप में नहीं है, इसको पहले व्यवस्थित करेंगे। 3x प्लस में 4y लाएंगे इधर तो माइनस में 5 बराबर होगा 0। अब यहाँ से निकालेंगे a1 बराबर 3, यहाँ होगा b1 बराबर 4, c1 बराबर होगा माइनस में 5। दूसरा तो ई हो गया a1 b1 c1। दूसरा समीकरण है 6x प्लस के वाई बराबर 10, लिखेंगे यहाँ पे 6x प्लस के वाई बराबर में 10, लाएंगे इधर तो 6x प्लस में के वाई माइनस में हो जाएगा 10, माइनस में 10 बराबर हो गया 0। अब इसमें a2 b2 से निकालते हैं, a2 हो गया कितना 6, लिखेंगे a2 बराबर में 6, b2 में हो गया के, b2 के, c2 हो गया माइनस में 10। अब निकालिए, अब पूछ रहा था अनगिनत हल, तो हम लिखेंगे अनगिनत हल के शर्त से, अनगिनत हल, अनगिनत हल के शर्त से, अनगिनत हल, अनगिनत हल में क्या बताए थे, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के बराबर होगा c1 बटे c2 के, तीनों आपस में होगा बराबर। a1 बटे a2 देखते हैं, a1 कितना है 3, a2 कितना है 6, देखेंगे 3 बटा 6 बराबर b1 बटे b2, b1 कितना है 4, b2 कितना है के, 4 बटा के बराबर c1 माइनस 5, c2 माइनस में 10। अब इसको से के का मान निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप या तो ये दोनों का साथ समीकरण हल कर सकते हैं, या तो ये दोनों के साथ समीकरण हल कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा पर है, कोई हल कर लीजिए, समीकरण के आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम ये दोनों को हल करते हैं पहले, जैसे 3 बटे 6 बराबर 4 बटा के, इसको बनाएंगे गुना करके से, 3 में के से 3 के बराबर 6 में 4 से 4 6 24, तो 3 8 24, के का मान हो गया 8। तो ऑप्शन देख लीजिए के का मान 8, ऑप्शन सी में है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ही खाली होगा, इस दोनों से करके देखिए, इस दोनों से भी वैसा ही आएगा। देखिए 4 बटा के बराबर में माइनस 10 बटा माइनस 5, माइनस 5 बटा माइनस में 10, सॉरी 5 दूनी 10, माइनस 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 खत्म होगा तो 1 बटा 2, लिखेंगे 4 बटा के बराबर 1 बटा 2। इसे गुणा कीजिए के में 1 से, तो के 4 दूनी 8, यहाँ से भी आगे 8 है आंसर। आप इसके साथ इसका समान नहीं है तो इसके साथ इसको नहीं है, दोनों बराबर के रूप में है, ये है इसलिए आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना के संपाती हल होगा। संपाती, संपाती में कहने का मतलब सब बराबर है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या है c1 बटे c2, सब बराबर है, संपाती का शब्द हो गया। अब इसमें लिखेंगे a1 कितना है, 1 से गुना कितना है 1, a2 कितना है यहाँ पे 2, 1 बटा 2 बराबर b1 कितना है 2 हो गया यहाँ पे
बिंदु B2 कितना है, B2 के बराबर C1 कितना है, तो समीकरण व्यवस्थित रूप में नहीं है, लाइन इधर माइनस में 7, C2 कितना है, लाइन इधर आएगा माइनस में 14, आप पूछ सकते हैं इसको निकाल सकते हैं, या तीन दोनों के एक साथ निकाल लीजिए, 1/2 बराबर में 2/a, किसे गुणा करेंगे, के में 1 से है और के बराबर 2 दूनी 4, ये कौन कितना हो गया 4, देखिए किसमें ऑप्शन सी, ये कौन हो गया 4, दोनों का संयोग से सी आ गया। अगला इसको साथ इसको भी कर सकते हैं, देखिए 2/k बराबर -7/, माइनस में 14, 7 में 7 दूनी 14, 1/2, इसे गुणा करें के में 1 से दफा के 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कि आपको कोई एक ही को सुनाना होगा, या 30 को से या 30 को से, एक सुना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, एक किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 तथा के x + 9y = 15, केवल एक हल होगा, केवल एक हल रहेगा, तो क्या करना है, देखिए केवल एक हल का क्या है, 1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, केवल एक हल का शर्त है, a1 देखिए a1 1 से गुणा के क्या कहें 2 हो जाए, a1 a2 क्या है यहाँ पे 2 लिखिए 2/k बराबर नहीं से बराबर नहीं से यही तो बराबर कर दीजिएगा, फिर b1 देखिए b1 यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ b2 कितना है 9 हो गया, 9 c1 के चार से नहीं है, c1 के चार से नहीं है, कहाँ लिखेंगे, चार से है ही नहीं है, तो बस में थोड़ा फर्क है, 3 से 3 के 9, 1/3 गुणा करेंगे के में 1 से, के बराबर नॉट इक्वल टू बराबर नॉट रहेगा 3 दूनी 6, के बराबर नॉट इक्वल टू 6, के में 1 में कैसे क्या था 3 दूनी 6, के बराबर नॉट इक्वल टू 6, तो देखिए है इसमें के बराबर 6 -6 नहीं, के बराबर 6, हाँ ये माइनस में ही नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो गलती। 8वां सवाल, 9वां प्रश्न देखिए, 9वां देखिए ये थोड़ा सा अजीब तरह का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हो सकता संभावनाएं है कि आ सकता है, ये थोड़ा हम लेवल दूसरा तरह के प्रोसेस में दिए हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, y बराबर 4 का ग्राफ होगा, y बराबर 4 का ग्राफ, हम पहले ग्राफ पर चलेंगे, y बराबर 4, ये x अक्ष किया, y अक्ष, इधर x डैश, इधर x, इधर y, इधर y डैश, पूछ रहा है y बराबर 4, तो y का मान कहूँ 4 क्या हुआ, इस मान से 0 हो गया, 1 2 3 4, 4 होगा यहाँ, देखा कैसे ठीक है, अब देखिए 4 है, y बराबर 4 ग्राफ है 4, इसकी x अक्ष के समांतर है, तो क्या होता है पहला x अक्ष के समांतर, या y अक्ष है और y अक्ष पर लंबवत, देखिए लंबवत है 90 डिग्री, तो देखिए इधर से ये से है लंबवत है, तो कह सकते हैं y अक्ष के लंबवत, y अक्ष के लंबवत है। आप ये दोनों ऑप्शन हो सकते, कोई ऑप्शन हो सकता है, यदि दोनों ऑप्शन है तो दोनों में रख सकते हैं, केवल एगो रख सकते हैं, देखिए कौन है एक अक्ष के समांतर, पहले मिल गया उसके समांतर, ऑप्शन ए हो गया, बी में एक अक्ष के लंबवत नहीं, लंबवत है तो y अक्ष के लंबवत नहीं होगा, अगला y अक्ष के समांतर नहीं, x के समांतर होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए होगा आपका। नौवां के बाद लास्ट अगला होगा 10वां प्रश्न, 10 प्रश्न ही रहते थे, जिसमें 2 से 3 टाइप का था, एक सीधा प्रश्न था जिसमें आपको समीकरण का पता करना था कि हल कितना होगा, एक हल होगा, कितने हल होगा, कितना होगा, दूसरा टाइप का प्रश्न रहते थे के का मान ज्ञात करने के लिए, और तीसरा प्रश्न ये था इसमें दुर्योग प्रश्न की संभावना रहता है। दूसरा अगला देखते हैं, x बराबर 5 का ग्राफ होगा, x बराबर 5 का, इसको देखिए ग्राफ पे बनाने में x अक्ष y अक्ष, x